नमस्कार दोस्तों। कहानी गोल्ड में आज सुनिए सरोजिनी साहू जी की लिखी कहानी चौखट। वे लोग अभी घर के दरवाजे से बाहर भी नहीं निकले होंगे कि काली बिल्ली ने उनका रास्ता काटा। उन लोगों में सबसे आगे इप्सिता, मध्य में माँ तथा सबसे पीछे पिताजी थे। पिताजी माँ से कहने लगे, रुक जाओ, काली बिल्ली ने रास्ता काटा है, चलो वापस भीतर लौट चलें, थोड़ी देर बाद जाएंगे। यूं भी इप्सिता बिल्ली द्वारा रास्ते काटे जाने का अंधविश्वास नहीं मानती थी और वह बिल्ली तो घर में रहते रहते उनकी पालतू बिल्ली की तरह ही बन चुकी थी। पिताजी पहले की अपेक्षा ज्यादा गंभीर दिखाई देने लगे, जबकि माँ के चेहरे पर किसी भी तरह के भाव नहीं आए। परंतु इप्सिता के मन में ख्याल आया, शायद हो सकता है आज मनोज से उसकी मुलाकात न हो पाए। यद्यपि वह परीक्षा देने जा रही थी और उस समय उसे केवल परीक्षा के अच्छे या बुरे होने के बारे में ही सोचना चाहिए था। इप्सिता ने अपने माँ, पिताजी, भाई बहन की नजरबंदी में बड़ी मुश्किल से 2 महीने ही गुजारे थे। जब पिताजी को सब रजिस्ट्रार ऑफिस से कोर्ट नोटिस देखकर आए उनके वकील मित्र ने खबर दी, तब वह विचलित हो उठे थे। माँ ने केवल यही कहा था, आखिर में तुमने यही कारनामा किया। ऐसे इप्सिता भी मन ही मन एक तरह से सिमट गई थी। कुछ दिनों के बाद उसने देखा, उसके चारों तरफ एक अदृश्य 4 दीवारी बन गई है, जहां से बाहरी दुनिया की खबरें मिलना असंभव था। यहां तक कि मनोज को भेजी हुई 4 चिट्ठियों में से एक ही चिट्ठी उसे मिलती थी। मनोज की रजिस्टर्ड चिट्ठियां अधिकतर पिताजी ही हस्ताक्षर करके ले लेते थे। इप्सिता सब कुछ जानते हुए भी मुंह खोलकर अपनी चिट्ठियां नहीं मांग पाती थी। उसे ऐसा लगने लगा था मानो उसके चारों ओर दिन रात कोई न कोई षड्यंत्र रचा जा रहा हो। और आखिरकार जब उसकी विधि स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा नजदीक आई, तब उसके परिजन इस बात को लेकर अधिक चिंतित हो उठे कि उसे परीक्षा में बैठने दिया जाए अथवा नहीं। उस समय इप्सिता पूर्णतया हताश हो चुकी थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसे इस कैदी जीवन से शायद कभी मुक्ति नहीं मिल पाएगी। भुवनेश्वर से बड़े भाई को बुलाया गया था। माँ, पिताजी और बड़े भैया ने मिलकर इस विषय पर विचार विमर्श किया था। बड़े भैया का कहना था कि उसे परीक्षा दे देनी चाहिए, यह उचित रहेगा कि वह अपनी पढ़ाई पूरी कर ले। सारी बातें इप्सिता से गुप्त रखी गई थीं, लेकिन किसी तरह से इप्सिता उनकी योजनाएं और अन्य कार्यक्रमों के बारे में पूर्ण रूपेण जान चुकी थी। मन ही मन खींचते रहने पर भी इप्सिता को यह सोचकर राहत मिली थी कि उसके साथ परीक्षा हॉल में माँ तो नहीं जा पाएंगी। तब किसी न किसी तरह वह मनोज से मुलाकात कर लेगी। यद्यपि वह अंधविश्वासी नहीं थी, मगर बिल्ली के रास्ता काटकर चले जाने से उसके मन में एक अज्ञात आशंका उत्पन्न हो गई थी। 5-7 मिनट विराम लेने के बाद पिताजी उनको बस में बिठाकर चले गए थे। जब तक बस वहां से रवाना नहीं हुई, तब तक पिताजी गंभीर मुद्रा में थे। इप्सिता का अपराधी मन पिताजी के गांभीर्य का सामना नहीं कर पा रहा था। बस रवाना होने के बाद इप्सिता को खूब हल्का लगने लगा था। वह काफी दिनों के बाद उन्मुक्त हवा और रोशनी में बाहर निकली थी। बस की खिड़की का कांच सरकाकर उसने अपने केश उड़ने पर भी जी भरकर प्राकृतिक हवा का आनंद लिया। रास्ते में आने वाले हरे पेड़ों के झुरमुट, पर्वत श्रृंखलाएं और नीले आसमान को निहारने लगी। उसका मन किसी रोमांटिक हिंदी फिल्म के गीत गुनगुनाना चाहता था, लेकिन बस का माहौल देखते हुए उसने स्वयं पर नियंत्रण कर लिया। मनोज ने लिखा था कि उसके घर में किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है। वे लोग कभी भी किसी भी हालत में इप्सिता को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। क्या वास्तव में वे लोग इतने स्वतंत्र विचारधारा के हैं, या मनोज ने उसका मन रखने के लिए ऐसा लिखा है? न जाने क्यों अनुभव होने लगा था कि मनोज के कहने के अंदाज से, उसके चेहरे पर झलकते एक विश्वसनीय वायदे से उसे एक सुरक्षा की अनुभूति होती थी जब वह मनोज के साथ होती थी। मनोज की चिट्ठी पाते ही
इप्सिता ने अपने मन को दृढ़ करने की कोशिश की। वह बार बार किसी एक अनजाने भय से कांप उठने के बाद भी खुद को बार बार संभाल लेती थी। कटक आने के बाद इप्सिता ढंग से सो भी नहीं पाई थी। विचित्र प्रकार की हताशा उसके मन में पैदा हो गई थी। अस्थिर मन से दिन भर वह ऊपर से निचली मंजिल से ऊपरी मंजिल, सोफे से खाट, खाट से खिड़की आती जाती रही। यद्यपि उसे प्यास नहीं लग रही थी, तब भी वह बार बार पानी पी रही थी। जबकि उसे भूख लग रही थी, पर वह खाना नहीं खा पा रही थी। मानो सब गड़बड़ हो गया है, उलझने बढ़ गई हों। उसे कुछ भी आसान, सुंदर और सरल लग नहीं रहा था। अस्थिरता के इस वातावरण में भी सबसे छिपाकर उसने अपनी सोने की भारी चेन उतारकर पतली चेन पहन ली थी। यही नहीं, छोटी बहन के कान के झुमके रखकर 2 छोटे छोटे टॉप्स पहन लिए थे तथा हाथों में केवल कांसे की चूड़ियां, ताकि किसी को यह कहने का मौका न मिले कि जाते समय वह बहुत कुछ माल लेकर चली गई है। यह बात सत्य थी कि अपनी पेटी तैयार करते समय किसी तरह उसने अपनी मनपसंद शुद्ध सिल्क की साड़ियां रख ली थी। उस समय उसे पहली बार इस बात का एहसास हुआ कि उस घर में उसकी अपनी भी कुछ चीजें हैं। अब तक उसने अपने भाई बहनों को लेकर इस संदर्भ में कभी नहीं सोचा था। उसकी कुछ अपनी किताबें भी हैं, उनके अतिरिक्त भगवान की एक तस्वीर भी, कुछ संग्रह किए हुए पेंटिंग बक्से तथा कुछ मूर्तियां भी। कभी शौकिया तौर पर जमा कर कर के रखे किस्म किस्म के पत्थर, कुछ ग्रीटिंग कार्ड्स तो कुछ चिट्ठियां, जिन्हें साथ ले जाना कतई संभव नहीं था। उसने उन्हें उसी तरह छोड़ दिया। बाहर प्रस्थान करने से एक दिन पहले शाम को अपने 2 मंजिले मकान की छत पर खड़ी होकर इप्सिता अपने अतीत को याद करने के लिए अपने प्रिय शहर को निहार रही थी। शायद परीक्षा के दौरान वह मनोज के साथ उसके गांव चली जाएगी। हो सकता है वह वापस इस शहर में कभी लौट कर नहीं आ पाए। पिताजी का स्वभाव ऐसा था कि भले ही वह पूरी तरह से टूट जाएंगे, पर किसी भी हालत में झुकेंगे नहीं। शायद इप्सिता के भाग्य में इस शहर को दोबारा इस छत पर खड़े होकर देखना नहीं लिखा होगा। शहर की विभिन्न दुकानों से वह साड़ियां, इमिटेशन ज्वेलरी, पुस्तकें या छतरी तक नहीं खरीद सकेगी। यहाँ तक कि इस शहर के रिक्शों में बैठने का आनंद भी नहीं उठा पाएगी। यहाँ के लगने वाले मेले और त्योहारों का आनंद नहीं ले सकेगी। संभवतः उसे खुद को इस शहर के लोगों से भी छिप छिपा कर रखना पड़ेगा। यह सोचते ही इप्सिता का मन भारी हो गया। वह इस तरह से रोने लगी जैसे शादी के उपरांत विदाई के समय कोई दुल्हन रो रही हो। कटक के बादाम बाड़ी बस स्टेशन पहुंचते पहुंचते सांस ढल गई थी। जैसे ही इप्सिता बस से उतरी, उसकी निगाह मनोज पर पड़ी। वह पान की दुकान के आगे खड़ा होकर सिगरेट पी रहा था और अभी तुरंत आई उनकी बस की ओर देख रहा था। मनोज को वहां देखकर इप्सिता घबरा गई। मां की ओट में रहकर वह मनोज की नजर से बचना चाहती थी, किंतु उसे याद आ गया कि अगर मां ने मनोज को देख लिया तो एक और बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। मनोज को मां की नजर से बचाने के लिए इप्सिता फिर मां के आगे आ गई और आगे बढ़कर रिक्शे वाले से किराया तय करने लगी। बादाम बाड़ी से रानीहाट तक का किराया ज्यादा मांगने पर भी इप्सिता रिक्शे वाले की बात मानकर रिक्शे में बैठ गई। एक अजीब उत्कंठा और भय से इप्सिता के हृदय की धड़कनें बढ़ गई थीं। एक बार उसने देखा, मनोज का रिक्शा उनके रिक्शे से आगे निकल पड़ा था। मनोज ने हूड़ का पर्दा उठाकर एक बार इप्सिता की तरफ नजरें डाली। इप्सिता का चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया। उस समय उसे मनोज पर भी क्रोध आ रहा था। यदि मां ने मनोज को देख लिया तो इप्सिता के लिए परीक्षा हॉल में जाना भी संभव नहीं होगा। या तो किस्मत अच्छी थी कि मां ने मनोज को तो शायद देखा नहीं था, या फिर उस समय उसने वहां मनोज की मौजूदगी की उम्मीद ही नहीं की होगी। इधर उधर की बातों में मां को उलझाए रखकर उसने मानसिक तनाव के साथ रानीहाट में रह रहे मौसा के घर पहुंचकर राहत की सांस ली। यह तो अच्छा था कि मनोज का रिक्शा कहीं आसपास दिखाई नहीं दे रहा था। मौसी ने काफी देर खटखटाने के बाद दरवाजा खोला।
घर के अंदर एक धुंधली रोशनी प्रकाशित हो रही थी। अंदर आइए, कहकर मौसी ने बुलाया। तुम्हारे मौसा की तबीयत पिछले 15 दिनों से ठीक नहीं है। तुम्हारी चिट्ठी मिली थी, लेकिन सास की बीमारी की वजह से उठ बैठ तक नहीं पाते, इसलिए तुम्हारे मौसा जी जवाब नहीं दे सके, मौसी ने कहा। इप्सिता ने खाट पर सोए हुए मौसा को चरण स्पर्श कर अभिवादन किया। उसे सांस फूलने की धड़धड़ आवाज ऐसे सुनाई दे रही थी मानो शरीर को फाड़कर वह आवाज बाहर निकलना चाहती हो। माँ और मौसी बैठकर आपस में अपने सुख दुख की बातें कर रही थीं। इप्सिता बाथरूम में हाथ मुंह धोकर साड़ी बदलकर तैयार हो गई थी। थोड़ी सी चाय पीने की इच्छा होने पर भी शर्म के मारे वह मौसी को कह नहीं पा रही थी। इधर उधर घूमते हुए वह सोच रही थी कि शहर के बीचों बीच यह मकान होने के बावजूद भी कितना खामोश है। केवल 2 कमरों में लाइटें जल रही थीं, बाकी सब कमरे बंद पड़े थे, मानो ये दोनों कमरे मौसा मौसी के लिए पर्याप्त हों। बाकी के कमरे पूजा या गर्मी की छुट्टियों में, जब कभी बहू बेटे नाती नातिने आते होंगे, तभी उनके लिए ये कमरे खोले जाते होंगे। मौसी माँ से कह रही थी, उन्हें भी गांव जाना था, मगर जब तक तुम्हारे मौसा की दवाइयाँ पूरी नहीं हो जाती हैं, तब तक जाना नहीं हो पाएगा। इस समय होम्योपैथी के डॉक्टर शिव बाबू का उपचार चल रहा है। घर से बाहर निकलकर इप्सिता दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई। वहां से वह बाहर की सड़क की तरफ देखने लगी। अचानक उसकी निगाहें चौराहे की दूसरी तरफ फुटपाथ पर पड़ी। देखते ही वह चौंक उठी। क्या वह मनोज है? उसे देखते ही वह तेजी से दौड़ती हुई घर के अंदर लौट आई। उसे मन ही मन मनोज के ऊपर गुस्सा आ रहा था। आखिरकार उसे मेरी विवशता और मेरा डर क्यों समझ में नहीं आ रहा। ऐसी क्या बात वह कहना चाहता है जिसके लिए वह बादाम बाड़ी से पीछा करते हुए यहाँ तक आ पहुंचा। इप्सिता के दिल की धड़कनें भय से बढ़ रही थीं। अपनी पेटी से किताब निकालकर वह अपनी चेहरे का भय और उद्वेग छुपाना चाह रही थी, परंतु उसके मन में इच्छा हो रही थी कि वह दौड़कर मनोज के पास चली जाए। था ही कितनी दूर वह, चौराहे के इस ओर से उस ओर तक की दूरी ही तो थी। वह उसके पास जाकर कह आती, तुम्हें जो भी कुछ कहना है कह दो, मगर इस चौराहे पर खड़े होकर मुझे परेशान मत करो। क्या तुम्हें मेरे भीतर फड़फड़ा रहे पंखों की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती? माँ ने आकर चाय दी और पूछा, पढ़ाई कर रही हो? इप्सिता ने सिर हिलाकर हामी भरी। अच्छा, मैं चलती हूँ, मौसी के काम में कुछ हाथ बटा लूँ, कुछ रोटियां बनवा लूँ। वह बूढ़ी हैं, कितना काम कर पाएंगी, माँ ने कहा। जैसे ही वह जाने लगी, इप्सिता ने कहा, मैं ज़रा बाहर जाकर टूथपेस्ट खरीद कर आती हूँ, घर से लाना भूल गई थी। माँ समझ नहीं पाईं कि क्या जवाब दें। शायद उसको लगा मानो अचानक उसके सामने कोई समस्या आकर खड़ी हो गई हो। माँ ने बड़े दुख भरे स्वर में कहा, टूथपेस्ट रखना कैसे भूल गई? उसके बाद वह अंदर वाले कमरे में चली गई। एक चक्कर काटने के बाद वह लौटकर बोलने लगी, ठीक है चल, मैं भी अपने लिए एक शीशी ब्राह्मी तेल ले आऊंगी। इप्सिता इस बात को अच्छी तरह जानती है कि इस समय माँ को ब्राह्मी तेल की कोई आवश्यकता नहीं है। वह तो सिर्फ बहाना है। वह इप्सिता को अकेले नहीं जाने देना चाहती, इस भय से कि उसकी मुलाकात मनोज से न हो जाए। अभी तक माँ ने मनोज के बारे में कुछ भी नहीं कहा था, यहाँ तक नहीं पूछा उसका स्वभाव कैसा है, वह करता क्या है। वह केवल मनोज को पहचानती भर थी। माँ उसके रास्ते में कभी भी रुकावट नहीं बनी। ना ही उसने कभी टोका और ना ही कभी मनोज के साथ संबंध बढ़ाने के बारे में हिदायत ही दी। फिर भी इप्सिता इस चीज को अच्छी तरह जानती थी कि माँ भी उसके इस विवाह के लिए सहमत नहीं थी, क्योंकि पिताजी इस शादी के लिए राजी नहीं थे। इप्सिता यह अच्छी तरह जानती थी कि माँ भले ही कुछ भी न कहे, पर उसकी खोजी निगाहें हमेशा उसका पीछा करती रहती हैं। उसे यह सब बड़ा अटपटा लगता था। केवल वह इन चीज़ों का अनुभव कर सकती थी, मगर कह नहीं सकती थी। उसे जेठ मास की उमस की तरह बेहद घुटन भरे माहौल का अनुभव हो रहा था। इप्सिता को समझ में नहीं आ रहा था वह अपना प्रस्ताव कैसे वापस ले, किस मुंह से कहे कि उसे पेस्ट की ज़रूरत नहीं है, किस तरह माँ के मन में वह विश्वास पैदा करेगी। जैसे जैसे वह खुद को असहाय अनुभव करने लगती,
वैसे वैसे उसका गुस्सा और नाराजगी अपने घर वालों पर बढ़ती जाती। फिर भी एक सफल अभिनेत्री की तरह स्वांग भरते हुए वह माँ से कहने लगी, रहने दो माँ, अभी काम चल जाएगा। कल तुम्हारे दातून से ही दांत साफ कर लूंगी। अगर इस समय हम बाहर गए तो मौसी बुरा मान जाएंगी। अभी हमें उनके काम में हाथ बटाना चाहिए। इप्सिता को रात भर ठीक से नींद नहीं आई। वह पूरी तरह इधर उधर के ख्याल, तरह तरह के सपने देखती रही, जैसे कि वह रात रात न होकर कोई भीड़ भरी गली का रास्ता हो। सुबह उठने पर सिर भारी भारी लग रहा था। तब भी वह 8 बजे परीक्षा देने चल पड़ी। माँ उसे दरवाजे तक छोड़ने भी आई थी तथा जाते समय उसने लौटने का समय भी पूछ लिया था। इप्सिता रिक्शे में जाते समय पूरी राह चारों ओर देख रही थी। वह खुश थी, यही सोचकर कि मनोज से मुलाकात हो जाएगी। लेकिन कहाँ था मनोज? कॉलेज गेट के पास रिक्शे वाले को पैसे देते समय भी उसने चारों तरफ देखा था। यहाँ तक कि परीक्षा हॉल में घुस जाने तक भी वह चारों तरफ देख रही थी, लेकिन मनोज उसे कहीं नहीं दिखाई दिया। क्या मनोज उससे नाराज है? क्या मनोज रातों रात खुर्दा लौट गया? इप्सिता उसे कैसे समझाए? उसे देखने की ललक, उससे बातें करने की उसकी सारी कोशिशें विफल हुई हैं। अंदर ही अंदर वह एक तरह की अकुलाहट का हर समय अनुभव करने लगी। परीक्षा देकर इप्सिता सही समय पर मौसी के घर लौट आई थी। उसके बाद अगले 4 दिन भी वह ठीक 11:30 बजे लौट आई। अंतिम परीक्षा के दिन माँ ने गांव लौटने की सारी तैयारी करना शुरू कर दी थी। एक दिन पहले उन्होंने कुछ खरीदारी भी कर ली थी। स्नान करने के बाद माँ ने अपने और इप्सिता के कपड़े अच्छी तरह निचोड़ लिए थे ताकि जल्दी सूख जाए। इप्सिता को लग रहा था कि उसका कटक आना मानो व्यर्थ हो गया। उसको मिली यह आज़ादी मानो सही अर्थों में आज़ादी ही नहीं थी। उनमें हुई उस गलतफहमी के लिए वह किसी को भी उत्तरदायी नहीं ठहरा पा रही थी। मनोज से एक प्रकार से रूठ जाने पर भी परीक्षा देते जाते समय वह पूरी राह देखती हुई जाती। शायद कहीं मनोज दिखाई पड़ जाए। कॉलेज गेट तक, गेट पर रिक्शे वाले को पैसे देने तक, परीक्षा हॉल में पहुंचने तक उसकी निगाहें मनोज को तलाशती रहीं। अब तक परीक्षा शुरू हुए 2 घंटे बीत चुके थे, मगर मनोज कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। जैसे ही इप्सिता ने कॉपी से सिर ऊपर उठाया, वैसे ही उसने मनोज को देखा। वह हॉल के बाहर खड़ा था। इप्सिता को देखते ही वह मुस्कुराया। अचानक इप्सिता अन्यमनस्क हो गई। वह पहले जैसा नहीं लिख पा रही थी। वह भूल गई कहाँ से लिख रही थी। 5 लोगों के बीच में एक किताब रखकर वे सभी नकल मार रहे थे। किताब बीच में थी और वे लोग आमने सामने तथा दाएं बाएं बैठकर सिर से सिर जोड़कर लिखते जा रहे थे। उस प्रश्न का उत्तर काफी बड़ा था। इप्सिता लिखने में दूसरों से पिछड़ गई थी और तब तक दोस्तों ने पन्ना आगे पलट दिया। उसके पास बैठे परीक्षार्थियों में कोई भी जान पहचान का नहीं था। किससे कहती कि थोड़ा ठहर जाओ, मेरा उत्तर अभी तक पूरा नहीं हुआ है। मनोज अंदर आकर उसके पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। वह कहने लगा, कुछ सहायता करूं? इप्सिता ने सिर हिलाकर मना कर दिया। उसने आधा ही लिखा था कि फिर उन्होंने पन्ना पलट दिया। दूसरी किताब ले आऊं? कितने नंबर के प्रश्न का उत्तर चाहिए? इप्सिता ने कहा, और किताब नहीं मिलेगी। हॉल में केवल 3 किताबें ही उपलब्ध है। हॉल में ऐसी अव्यवस्था थी कि उसमें मनोज पर किसी के संदेह होने का प्रश्न ही नहीं उठता था। फिर भी इप्सिता उस समय पूरी तरह से खुल नहीं पा रही थी। समय पूरा हो जाने पर भी वह सारे प्रश्नों का उत्तर नहीं लिख पाई। हॉल से निकलते समय मनोज ने कहा, तुमसे एक सीरियस बात कहनी है। कैसी बात? इप्सिता ने पूछा। उसने सोचा शायद मनोज यह पूछेगा कि उस दिन वह मिलने क्यों नहीं आई। लेकिन मनोज ने उस दिन के बारे में कुछ भी नहीं पूछा, बल्कि उसने उसके आगे एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसे सुनकर इप्सिता भीतर से कांपने लगी, मानो उसकी असली परीक्षा तो अब होगी। मनोज कहने लगा, जरा सोचकर देखो, हो सकता है आज के बाद शायद तुम्हारे घर के लोग तुम्हें घर से बाहर ही निकलने न दें। ऐसा अवसर तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। इतने दिनों तक जब तुम अपने घर वालों को समझा नहीं सकी, तो क्या सोचती हो कि वे लोग अपने आप तुम्हारी शादी के लिए राजी हो जाएंगे?
इप्सिता की आंखों के आगे वे सभी दृश्य आने लगे जब वह अपने गांव जाकर लंबे दिन लंबी रातें बिताएगी। उसे लग रहा था कि एक क्षण के बाद उसकी जिंदगी अर्थहीन होती चली जाएगी और उसे दिन के 10 बजे से 3 बजे तक केवल डाकिये का इंतजार रहेगा। खिड़की, बालकनी, छत से खाकी वर्दीधारी आदमी को अपने घर की तरफ आते देख वह अपनी बेचैनी को छुपाए इधर उधर भटक रही होगी, जबकि 4 में से एक ही चिट्ठी उसे मिलती रहेगी। रिक्शे वाले को आवाज देने के बजाय इप्सिता मनोज के साथ चल पड़ी। टैक्सी में मनोज के कॉलेज के 3 अन्य अध्यापक दोस्त बैठे हुए इंतजार कर रहे थे। मानो सब कुछ मशीनवत हो गया। न कोई शहनाई, न कोई आतिशबाजी, न कोई मंत्रोच्चारण और न ही यज्ञाग्नि का पसीना। केवल कांपती उंगलियों से हस्ताक्षर और कंठ से निकल रही अस्पष्ट आवाज की प्रतिज्ञा में शादी संपन्न हो गई। उस समय तक 1 से अधिक बज चुका था। इप्सिता ने तब तक किसी से भी बात नहीं की थी। उसे लग रहा था मानो पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसे लग रहा था जैसे वह कुछ चोरी करके भाग रही हो। उसने अपने चेहरे पर हाथ रख लिया तथा सुबक सुबक कर रोने लगी। उसके रोने की यह आवाज सुनकर ड्राइवर ने एक बार पीछे मुड़कर देखा था। इप्सिता अकेलेपन का अनुभव कर रही थी। वह स्वयं को जितना अकेला पा रही थी, माँ को भी उतना ही अकेला पा रही थी। उसे लग रहा था मानो भोली माँ एक बुद्धू की भांति उसकी प्रतीक्षा कर रही होंगी, दाल चावल ढककर खाना खाने के लिए उसका इंतजार कर रही होंगी। मौसी के असंगत प्रश्नों से परेशान होकर मक्खियों को उड़ाकर खदेड़ने के बहाने बारंबार दरवाजे तक जाकर उसे देख आती होंगी। दूर से नजर आने वाले हर रिक्शे को इप्सिता का रिक्शा समझकर खुश होते होते निराश हो जाती होंगी। माँ यह भी सोचती होंगी कि एक बार कॉलेज जाकर उसकी खबर ले लें। उसे कॉलेज में ना पाकर माँ के दिल पर क्या गुजरेगी। वह क्या जवाब देगी मौसा मौसी को, क्या मुंह दिखाएगी गांव लौटकर सबके सामने। मानो सबके सामने माँ इप्सिता की तुलना में अधिक अपराधीन हो जाएंगी। पास पड़ोस, पिताजी, दादाजी, चाची, ताई, भाई बहन, रिश्तेदार सभी तरह तरह के प्रश्न करते रहेंगे। माँ के दिल की असहायता इप्सिता के दिल में संचारित हो रही थी मानो। वह हिचकियां ले लेकर रोने लगी। उसे इस तरह रोते देख मनोज ने कहा, छी, इस तरह रोने से बस के अंदर बैठे अन्य यात्री क्या सोचेंगे। इप्सिता फिर भी चुप नहीं हुई। उसकी हिचकियां और जोरों से बढ़ने लगी। उसे केवल यही लग रहा था कि उसकी कम पढ़ी लिखी माँ अपने चिर परिचित भोलेपन के साथ बार बार दरवाजे से घर के अंदर, घर से दरवाजे तक आ जा रही होंगी, भगवान से मन्नतें मांग रही होंगी। इप्सिता की इच्छा हो रही थी कि काश एक बार वह अपने घर लौट जाती। तब वह न घर की रहती और न ही बाहर की। हमेशा हमेशा के लिए घर और बाहर के बीच वह चौखट बनकर रह जाती। अभी आप सुन रहे थे सरोजनी साहू जी की लिखी कहानी चौखट।